Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. But before we start with the news analysis, there is an important reminder again for all of you. कल आप सबके साथ हम 5 घंटे के लिए जुड़ेंगे और ट्राई करेंगे कि जितने भी हमारे जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जो इस साल आपके क्लैट या एलेट में पूछे जा सकते हैं या कोई और भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उस जीके के अंदर में पूछ जा सकते हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे. वी आर मेकिंग श्योर कि जो टॉपिक्स कवर करे जा रहे हैं वो पूरे होलिस्टिकली कवर्ड हो सो दैट हमारा कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमसे मिस ना हो जाए. ओके, सो ये डिटेल्स आपके सामने में यहां पे यू कैन सी द क्यूआर कोड ऑल्सो. तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं एंड कल आप 5 से 10 में हम आपसे मिलते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे. तो पहली न्यूज जो आज हम कवर कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, दिस इज रिगार्डिंग कि मणिपुर के अंदर में जो असम राइफल्स है उसके ऊपर पे एक अटैक किया गया जिसमें आपका जो पर्टिकुलर असम राइफल्स है उसके 2 जवान जो है वो शहीद हो गए एंड प्लस उसके अलावा कई पर्टिकुलर हमारे जो जवान हैं वो बेसिकली इंजर्ड हुए. तो यहां पे हम एक बार का मणिपुर का इश्यू जो है उसको एक बार का रिमाइंड कर लेते हैं. ओके, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने मैप ऐड करा है. तो जो आपको ये पर्टिकुलर मैप पे एरिया दिख रहा है, दिस होल ऑफ एरिया इज बेसिकली योर मणिपुर. तो ये पूरा मणिपुर है. मणिपुर का यहाँ नागालैंड आ जाता है, यहाँ पे असम, यहाँ मिजोरम है या म्यांमार की बॉर्डर आ जाती है. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि मणिपुर जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पे है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर विद म्यांमार. मोर और लेस ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है ये ओपन है. तो मणिपुर जो है म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करता है. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड अदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मणिपुर एंड दिस बॉर्डर इज कि आपके मणिपुर के अंदर में भी ऐसी ट्राइब्स हैं और म्यांमार के अंदर में भी ऐसी ट्राइब है जिनके यहाँ पे आपके फैमिलियल या फैमिली रिलेशंस है. सो दे आर फैमिली रिलेशंस. और बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे ट्राइब्स रहती हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो वहां पे अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट इन्वॉल्व है या फिर कोई वहां पे इलीगल एक्टिविटी करता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू बेसिकली मूव आउट ऑफ इंडिया और लेट्स से इफ दे आर माइंड टू मूव इनटू इंडिया. तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया को रेगुलेट करना, इस एरिया को यहाँ पे सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, तो ये है रिगार्डिंग योर मणिपुर. अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर जवान स्किल्ड हुए हैं, ये एम्बुश जो करी गई थी, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस. तो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि मणिपुर के अंदर में पिछले करीब 1.5 साल हो चुका है आपका, वहां पे एक इंसर्जेंसी चल रही है. इंसर्जेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है कि वहां पे एक ट्राइबल ग्रुप है और वहां पे एक हमारी जनरल कम्युनिटी है जिनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. So there is a kind of a civil war ongoing in Manipur. और ये जो पर्टिकुलर सिविल वॉर है इन मणिपुर, दिस इज बेसिकली अमंग 2 कम्युनिटीज. एक तो है हमारी मेती कम्युनिटी और दूसरी है हमारी कुकी-जोमी कम्युनिटी. तो यहाँ पे जो मेतीज है, मेतीज आर बेसिकली द मेजॉरिटी इन मणिपुर और ये मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूं कि जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज. ऑन द अदर साइड कुकी-जोमी आपकी कम्युनिटी है जो एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप है. इट्स अ ट्राइबल ग्रुप और ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर में फॉल करता है. ओके, तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, कुकी-जोमी का है. मोर ओवर ये जो कुकी-जोमी ट्राइब है, जो नागा ट्राइब्स है उनके साथ में भी इनके इंटरकनेक्शन है. एट द सेम टाइम बहुत सारे कुकी-जोमी ट्राइब के जो लोग हैं उनके बियॉन्ड द बॉर्डर्स म्यांमार के अंदर में भी टाइज है. एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके इंसर्जेंसी चल रही थी मणिपुर के अंदर में, वेयर दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट, उसके अंदर में कुकी-जोमी ट्राइब से रिलेटेड बहुत सारे इंसर्जेंट गुट्स इन्वॉल्व थे. ओके, सो विद टाइम इंडिया ने नेगोशिएट करके उनको आपका अबव ग्राउंड तो ला दिया गया, अंडरग्राउंड से अबव ग्राउंड तो आ गए वो, बट स्टिल उसके अंदर में वो पर्टिकुलर जो लोग थे जो इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वायलेंस पहले करी थी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. तो अगर एक बार आपने वायलेंस करी हो, आपने उस पर्टिकुलर चीज को एक्सपीरियंस करा हो, सो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू अगर किसी इंसिडेंट के केस में आपको वापस से वो वायलेंस करनी पड़े. तो यहां पे वो पर्टिकुलर लोग भी इन्वॉल्व है.
अब यहां पे इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में इशू क्या हो जाता है, तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में इशू ये है कि भाई कुकी-ज़ोमी के पास में ट्राइबल स्टेटस था, तो मेती वांट कि ईदर दे शुड बी गिवन द ट्राइबल स्टेटस आल्सो, बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम में मेतीस के पास में भी था। सो दे वांट कि हमें या तो ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, या फिर जो कुकी-ज़ोमी ट्राइब है they have been benefiting from this tribal status, from this scheduled tribe status for a very long time, तो या फिर इनका रिमूव किया जाए। तो इसके लिए मेतीस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसके काउंटर में कुकी-ज़ोमी ने और बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स ने यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और वो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट कब एक पर्टिकुलर वाइडर कम्युनल या कम्युनिटी बेस्ड आपके वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, इसका हमें कोई आइडिया ही नहीं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो बेसिकली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ये ब्रॉडर होता होता पूरे एक स्टेट लेवल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गया। अब इंटरेस्टिंगली ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट था, दिस वुड नॉट हैव बीन सच अ बिग कॉन्फ्लिक्ट अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टाइम रहते वहां पे उसको कंट्रोल कर लेती। बट इवन द स्टेट गवर्नमेंट विच इज मेजॉरिटी मेतीस, दे वर ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ द मेती कम्युनिटी, एंड इस वजह से ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट है ये इरप्ट हो गया और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर वॉर जोन में चेंज हो गया। और उसके अंदर में इसकी ज्योग्राफी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, अगर आप ये पर्टिकुलर मैप देखते हो पूरा का पूरा मणिपुर का, तो इसमें जो ये ग्रीन एरिया है, ब्लू एरिया है, ये जो ग्रीन और ब्लू एरिया, यहाँ पे तो मेजरली आपके ट्राइबल्स रहते हैं, इसमें तो आपके ट्राइबल्स रहते हैं। जो ग्रीन एरिया है ये नागा डोमिनेटेड है, ये नागा डोमिनेटेड ट्राइब्स का एरिया है। जो ब्लू एरिया है दिस इज डोमिनेटेड बाय द कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स, यहां पे कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स रहती। और जो बिल्कुल आपको सेंटर में ये एरिया दिख रहा है, दिस वन, यहां पे भी कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स है। ये जो सेंटर में एरिया दिख रहा है दिस इज द प्लेन एरिया, ये सारा तो माउंटेनियस हिली रीजन है। जो ग्रीन ब्लू वाला पार्ट है ये तो सारा आपका हिली रीजन है, और यहां सेंटर में प्लेन एरिया है आपका, दिस इज द वैली, और यह है इंफाल वैली। और इंफाल वैली इज द मेन रीजन जहां पे मेतीज रहते हैं। एंड मेजॉरिटी जो पर्टिकुलर आपका पॉपुलेशन है वो भी इसी एरिया में लोकेटेड है, बिकॉज हिली रीजन्स में कम लोग रहते हैं, प्लेन एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं। तो मेजर जो डेवलपमेंट है, मेजर जो सारे इंस्टीट्यूशंस है, एवरीथिंग इज लोकेटेड इन दिस मेटी डोमिनेटेड एरिया ओनली। At the same time, मेटी जो कम्युनिटी है, they constitute the majority of this particular state। तो जहां पर भी गवर्नेंस की बात आती है, जहां पर भी किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात आती है, that is dominated by मेतीज also। एंड इस वजह से कुकीज आर क्लेमिंग कि जो पूरा का पूरा मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन है, इट हैज बीन हेल्पिंग द मेतीज ओनली एंड दे हैव बीन टारगेटिंग द कुकीज। तो यहां पे आप कह सकते हो जैसे पार्टीशन के टाइम में एक हमारा पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ था, सिमिलरली ये जो आपका मेती डोमिनेटेड रीजन है और आपका जो कुकीज डोमिनेटेड रीजन है, यहां पर भी एक पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये कुकी डोमिनेटेड विलेजेस हैं, एरियाज हैं, यहाँ पे जितने भी मेतीस थे, ईदर दे वर सिंपली किल्ड और या फिर दे स्टार्टेड मूविंग टू द इंफाल वैली। और इंफाल के अंदर में जितने भी कुकीज थे, इवन इफ दे वर इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन गवर्नमेंट, इवन दे वर टारगेटेड। एंड फाइनली द गवर्नमेंट डिसाइडेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यहां से जो पर्टिकुलर कुकीज हैं इनको उनको भी उन एरियाज में शिफ्ट कर देना चाहिए जो कुकी डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे एक पूरा पॉपुलेशन ट्रांसफर हो चुका है मणिपुर के अंदर में। एंड एक साल के बाद जाके जब एक साल हो गया और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां डिसीजन लिया, या फिर मुझे कहना चाहिए प्रेसिडेंट ने वहां पे डिसीजन लिया कि अब यहां पे आपका प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब यहां पे आपका प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो आर्टिकल 356 के अंदर में इसी साल फेब मार्च के टाइम में वहां पे फाइनली हमने प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया है। तो करंटली जो मणिपुर है उसके अंदर में कुकी-ज़ोमी ट्राइब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है, और करंटली वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अभी वहां पे डिसमिस कर दिया गया है। तो उसी पर्टिकुलर वायलेंस जो आपकी ऑनगोइंग वायलेंस थी, उसी पर्टिकुलर ऑनगोइंग वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए वहां पे आसाम राइफल जो है उसको हमने डिप्लॉय करा हुआ है। और कल एक पर्टिकुलर ग्रुप ने, पॉसिबली अ मेती इंसर्जेंट ग्रुप, उसने यहाँ पे आसाम राइफल्स का जो कॉन्वॉय था उसको एम्बुश किया और वहां पे 2 जवानों की वहां पे हमारी डेथ हुई है एंड मेनी अदर वर आल्सो इंजर्ड। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज यहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी इंसर्जेंट ग्रुप ने यहां पे हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, शांति के लिए वहां पे डिप्लॉय थी, उसको टारगेट करें।
ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग योर कुकी जोमी मेथी ट्राइब्स। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे असम राइफल डिस्कस है, तो हम एक बार का, वैसे हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हम एक बार का जो हमारी बॉर्डर फोर्सेज हैं और बॉर्डर फोर्सेज जो आपके इंटरनली उसको मैनेज करती हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर मैप विथ यू कि आपका जो पर्टिकुलर पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मैनेज करता है। आपका जो पर्टिकुलर नेपाल का बॉर्डर है और भूटान का बॉर्डर है उसको एसएसबी करता है, नेपाल और भूटान को। हमारा जो असम राइफल्स है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट देखता है, बट स्पेसिफिकली बोला जाए तो म्यांमार का जो बॉर्डर है दैट इज बेसिकली मैन्ड बाय असम राइफल। नेक्स्ट इज योर आईटीबीपी। आईटीबीपी आपका जो चाइना का बॉर्डर है उसको मैन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बॉर्डर फोर्सेस, तो ये हमने मैप में करा था। बट इसके अलावा हमारी 3 और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, तो देयर आर टोटल ऑफ 7 सीएपीएफ। इनको हम कई बार पैरा मिलिट्री फोर्स भी बोल देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी बोल दिया जाता है। बट इंटरनेशनली पैरामिलिट्री फोर्स को नेगेटिवली देखा जाता है बिकॉज पैरामिलिट्री फोर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स, या इसकी डेफिनेशन में वो फोर्सेस भी आ जाती हैं जो बेसिकली मिलिट्री की नहीं है, जो आर्मी की ऑफिशियली नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो गुरिल्ला फोर्सेस हैं एंड दे माइट बी नॉट बाउंड बाय द इंटरनेशनल लॉ, दे माइट नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ वॉर टू बेसिकली डू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स इंटरनेशनली हम यूज नहीं करते हैं, बट लोकली हम इनको पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं और ऑफिशियली इनको सीएपीएफ कहा जाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो हमारी जो ये 4 फोर्सेस हैं जो बॉर्डर को मैनेज करती हैं ये तो है, बट इसके अलावा 3 और हमारी सीएपीएफ हैं, जिसमें से एक है आपका सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड एज अ नेम सजेस्ट, जो हमारे इंडस्ट्रियल आपके एरियाज हैं, आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन सबको फोर्स, उन सबकी सिक्योरिटी के लिए हम सीआईएसएफ यूज करते हैं। देन वी हैव सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो पर्टिकुलर पुलिस फोर्स है इन केस ऑफ राइट, कोई अगर राइट हो उसको कंट्रोल करना हो आपका, या फिर मेजरली इसको यूज किया जाता है नक्सलिज्म के लिए, तो वहां सबके लिए हमारे लिए नक्सलिज्म है। एंड फाइनली वी हैव द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर कोई टेररिस्ट पर्टिकुलर इवेंट हो जाए या कोई एक बड़ा कोई इस टाइप का टेररिस्ट या कोई आर्म्ड रिबेलियन टाइप इंडिया में हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे एनर्जी को यूज करेंगे। सो दीज आर द 7 सीएपीएफ्स इन इंडिया, और इसमें से इट इज द असम राइफल्स which is currently trying to control the insurgency in Manipur. ओके, तो ये 7 आपकी आर्म फोर्सेस हैं, एपीएफ्स हैं। तो ये अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं यहाँ पे, ये जो सीएपीएफ्स हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? ओके, तो ये आंसर अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान से करना, पता हो तो ही करना। ऑल्दो मैं आपके आंसर चेक करता हूं और मैं बता दूंगा आपको कि आपने सही किया या नहीं, बट फिर भी सीएपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर में फंक्शन करते हैं? अगेन इसका हिंट ये है कि आर्मी एक्सटर्नल के लिए होती है और सीएपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होता है। ओके, सो दिस इज इनफ हिंट फॉर यू ऑल। तो आप बताइए किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? ओके, नेक्स्ट न्यूज पे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट साइट्स प्रीएम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूर। तो अगर मैं पहले आपको न्यूज का कंटेक्स्ट बताऊं, आपका दशहरा आने वाला है, जस्ट 11-12 डेज लेटर आपका दशहरा होगा। अब मैसूर जो करंट कर्नाटका है और मैसूरू आपका एक पर्टिकुलर सिटी है, वहां पे दशहरा जो है वो उस पर्टिकुलर सिटी का, उस पर्टिकुलर स्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल है एंड इट्स नाउ अ स्टेट फेस्टिवल, विच मींस स्टेट गवर्नमेंट इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। तो मैसूर का जो दशहरा फेस्टिवल है उस पर्टिकुलर मेन इवेंट के अंदर में एक रिबन कटिंग सेरेमनी होती है और वहां पे चामुंडेश्वरी देवी है, उनका वहां पे पूजा किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर पूजा है ये यूजुअली आपका स्टेट किसी एक बड़े सेलिब्रिटी को या एक बहुत नोन पर्सनैलिटी को यहाँ पे इनवाइट करता है स्टेट के, जो बेसिकली उस रिबन कटिंग सेरेमनी करता है और फिर पूजा करता है। तो इस बार जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उसने यहाँ पे चीफ गेस्ट रखा है, पूजा परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक को, जो आई नो यू ऑलरेडी नो हर नेम बिकॉज शी इज द दिस ईयर शी इज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर है इस साल की इंडिया से। शी इज द सेकेंड पर्सन, नॉट द फर्स्ट वन, शी इज द सेकेंड पर्सन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट प्राइज किसको मिला था? बुक का नाम मैं बता देता हूं, आप मुझे उसका नाम लिख के बता दीजिए।
टूमसेंट करके बुक है, रेत समाधि इनकी, जिस पर्टिकुलर बुक के लिए शी वाज द फर्स्ट, चलो ये भी बता दी, शी इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फ्रॉम इंडिया, और सेकंड बनी है आपकी बानू मुश्ताक। तो बिकॉज इट इज अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज एक इंडियन ऑथर को यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, सो आई वुड से कि कर्नाटका गवर्नमेंट हैड वेरी वेल चोजन हर to be the chief guest at this particular opening ceremony. However, यहाँ पे एक पेटिशनर ने इनके इनवाइट को चैलेंज करा, स्टेटिंग कि यहाँ पे जो मैसूरू का दशहरा फेस्टिवल है, इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल, ये हिंदूज का एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है, ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है आर्टिकल 25 के अंदर में, और इसके अंदर में आप किसी एक मुस्लिम को कैसे इन्वाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई देखिए जो कर्नाटका है वो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट जो है ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कर्नाटका स्टेट जो है इट्स अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट जो हैं वो सब सेक्युलर इन नेचर है, ऑल ऑफ देम आर सेक्युलर, और इसलिए सेक्युलरिज्म के अंदर में वी डू नॉट सी एनी पर्सन्स रिलीजन। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इट्स नॉट अ प्राइवेट इवेंट, इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट इवेंट, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, एंड स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, इट इज अ सेक्युलर थिंग। और यहां पे जो पर्टिकुलर इवेंट करा जा रहा है वो भी सेक्युलर इन नेचर ही है, चाहे उसके अंदर में हम कुछ भी पूजा पाठ कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज परफेक्टली विद इन इट्स राइट टू बेसिकली इनवाइट एनीवन फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट। ओके, और यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने साइड करा प्रीएम्बल को, स्टेटिंग कि जो प्रीएम्बल है इट बेसिकली गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, फेथ एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज को ये प्रमोट करता है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड का, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड का आइडिया, यहां पे ये प्रमोट करता है। सो एक्चुअल में जब आप किसी और कम्युनिटी के पर्सन को अपना एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हो, तो यहां आप फ्रेटर्निटी प्रमोट कर रहे हो, आप यहां लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, इस चीज को यहां पे प्रमोट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इंडिया टू बी यूनाइटेड। तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यहां पे आप प्रमोट कर रहे हो। ओके, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को साइड करा है। होप आपको प्रीएम्बल याद भी होगा, वी द फॉलोइंग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, assuring the dignity of individual and also the unity and integrity of India, adopt and enact and give to ourselves this constitution on 26 November 1949. This is our preamble. तो आप प्रीएम्बल को याद भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है प्रीएम्बल याद करना। तो प्रीएम्बल को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साइड करा, बोला कि ये हमारे बेसिक फीचर हैं, ये हमारे आइडियाज हैं, तो यहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रहा है तो गवर्नमेंट इज वेल विद इन हिज राइट टू बेसिकली आस्क एनीवन टू कम एंड इनॉग्रेट दिस पर्टिकुलर इवेंट। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस टू स्टेट एंड सेंटर ओवर सर्वे। ओके, तो इसका बैकग्राउंड देता हूं न्यूज का। सो द बैकग्राउंड इज कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, इट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस, कि बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपनी स्टेट के अंदर में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराएगा, और जो डिफरेंट कास्ट हैं, जो डिफरेंट कास्ट होती है उनका क्या नंबर है, नंबर्स क्या है उनका इन्यूमरेट करा जाएगा, उनको इन्यूमरेशन करा जाएगा उनका, एंड प्लस उनका सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस क्या है वो भी करा जाएगा। यानी कि सिंपली मैं कह सकता हूं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था 2011 के अंदर में, ऑन द सेम ग्राउंड्स आपका जो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट है वो इसी टाइप से कास्ट सेंसस कर रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि ये कोर्ट में केस क्या हुआ है, कोर्ट में केस समझ लेते हैं। यहां पे कर्नाटका के हाई कोर्ट के अंदर में पेटिशनर ने पेटिशन किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी सेंसस हो इंक्लूडिंग अ कास्ट सेंसस कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
इट कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से कोई सेंसस कंडक्ट कराता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है। दूसरा इश्यू इन्होंने जो रेस करा है, जो पर्टिकुलर कर्नाटका कास्ट सेंसस कर रहा है उसके अंदर में उन्होंने कई नए कास्ट टाइप्स को इंक्लूड करा है, इनकॉर्पोरेट करा है, और इस तरीके से नई कास्ट क्रिएट करके उसको इनकॉर्पोरेट करना, दिस इज नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अब ऐसे समझिए कि लेट से कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है ए बी करके एक कास्ट है। अब यहां पे लेट से कि ए बी के अंदर में एक सब कास्ट होती है बी, ए बी के अंदर में सब कास्ट होती है बी, एंड दे क्लेम कि दे आर अ सेपरेट कास्ट इन देमसेल्व्स। तो यहां पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या करा, ए बी कास्ट कर दी है और एक बी कास्ट भी अलग से रख रखी है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आप डिविजन्स कर रहे हो कास्ट का, द पेटिशनर इज आर्गुइंग कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप इस तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट कहां से आता है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 341 है, 342 है, जहां पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स डिफाइंड है, और उसके अंदर में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में अगर मुझे कोई एडिशन करना है, कोई मुझे वहां पे रिमूवल करना है, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अगेन आई रिपीट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो एससीज और एसटीज की लिस्ट है, उस पर्टिकुलर लिस्ट को बनाया तो प्रेसिडेंट ने था, बट अगर अब मुझे उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, किसी कास्ट को या ट्राइब को ऐड करना है या उसमें किसी को रिमूव करना है, तो वो पर्टिकुलर पावर पार्लियामेंट के पास में। यानी कि द पेटिशनर इज आर्गुइंग कि ये जो पर्टिकुलर सेंसस एक्सरसाइज है ये टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यहां पे अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं अब आपको आगे की बात और समझा देता हूं कि यहां पे अगर पेटिशनर ऐसे आर्ग्यू कर रहा है कि कर्नाटका का जो ये SECC है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, और एज पर द पेटिशनर ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्गुमेंट फेल कैसे होता है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा पर्टिकुलर सेंसस करती है, वो नाम कुछ भी रखे, क्या वो एक्चुअल में सेंसस है या इट इज लाइक एनी अदर सर्वे? तो आंसर इज कि ये सब सर्वे की कैटेगरी में आते हैं। ऑल ऑफ दीज आर सर्वे। Nothing basically prohibits a state to basically do any kind of survey. तो यहां पे कोई भी आप कास्ट सर्वे भी करना चाहते हो तो आप इससे कास्ट सर्वे कर सकते हो। इन्यूमरेशन करना, उनका पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस पता करना, दैट डज नॉट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर वो सेंसस की डेफिनेशन में फॉल करता कि आप कॉन्फिडेंशियल डेटा लेते इसमें, तो that can only be done by the central government। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट इसके अंदर में एक ऑफिस है, तो आप मुझे बताइए ऑफिस कौन सा है जो सेंसस कंडक्ट कराता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में। ओके, तो यहां पे सेंसस तो आपका यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी, बट कोई भी सर्वे इंक्लूडिंग अ कास्ट सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टेट आल्सो। तो इस टाइप का अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करता हूं तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, इन इवन सेंटर कर सकता है, और सेंटर ने एक SECC 2011 में कंडक्ट कराया था बाय द सेंटर। ओके, ऑल्सो एक और हमारे पास इसका प्रेडिसेसर भी है, प्रेसिडेंट भी है, which is the first state to conduct a caste survey, तो वहां पे हो जाएगा आपका आंसर बिहार। बिहार इज अनदर स्टेट विच हैज ऑलरेडी कंडक्टेड अ पर्टिकुलर कास्ट सेंसस और या कास्ट सर्वे, और उसके बेसिस पे वो पॉलिसी मेकिंग भी इनिशिएट कर चुका है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ऐसे 2 या 3 आर्गुमेंट्स है विशेष कि यहां पे कर्नाटका जो स्टेट है वो इस तरीके से कास्ट सेंसस कंडक्ट करा सकता है। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो, ऑल्दो मैं आपको यहां खुद बोल रहा हूं कि बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू डू इट, बट हमारे पास में कर्नाटका का खुद का एग्जांपल है 2015 में भी इन्होंने एक ऐसा ही सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया था, बट द इश्यू इज कि वो पर्टिकुलर कास्ट सेंसस की रिपोर्ट सबमिट भी करी गई गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने उसको कभी पब्लिश नहीं करा। तो इस वजह से आपका बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया और उसके बाद उसके डेटा को पब्लिश करा है, यूटिलाइज किया है। सो बिहार हैज बिकम द फर्स्ट, और नाउ कर्नाटका वुड बिकम द सेकंड स्टेट टू कंडक्ट अ स्टेट वाइड कास्ट सर्वे ऑल्सो। ओके, सो दिस इज योर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टेरर ग्रुप शिफ्ट बेस, तो यहां पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेरर ग्रुप थे, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन आपका एक ग्रुप था, उसने अपना पर्टिकुलर जो ऑफिस है या अपना टेरर कैंप है मुजाहिदीन,
उसको अब शिफ्ट करने का प्लान करा है। अभी वो जो पर्टिकुलर उनका टेरर कैंप थे वो उनके पीओके में लगा रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में लगा रहे थे, बट अब उन्होंने उसको थोड़ा इंडिया की बॉर्डर से दूर और माउंटेन्स के बीच में स्टैब्लिश करने का कोशिश करा है, सो दैट हमारी जो पर्टिकुलर प्रिसीजन मिसाइल्स हैं वो उनको टारगेट ना कर पाए। ओके, तो यहां पे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन तो हो गया, जैश ए मोहम्मद, इन्होंने डिसाइड करा है कि अपना जितना भी हमारा टेरर निफरा है इसको हम खैबर पख्तूनवाला वह प्रोविंस में शिफ्ट करेंगे। ओके, और क्यों करने का प्लान करा जा रहा है? सो दैट कि यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर अगर हम कोई स्ट्राइक करते हैं, बिकॉज अगर वो इस तरह से कर रहे हैं सो दे वुड बी प्लानिंग समथिंग इन द फ्यूचर इंडिया के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए। इन एनी केस उनके लीडर्स ने ये ओपनली क्लेम करा है कि हम अब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो देखते हैं वो दे पाते नहीं दे पाते, बट उनकी एक बिल्डिंग है HM313 हिजबुल मुजाहिदीन का ये पर्टिकुलर ऑफिस, इसको उन्होंने बंदाई एरिया जो कि एक फैसिलिटी बना रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर में, उसके अंदर में बनाने का डिसाइड करा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन नोट्स के अंदर में ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, HM313। ओके, एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान की हम टेरिटरी भी देखें, उसका प्रोविंसेस देखें तो बहुत आसान है, अगर आपको याद भी करना हो, कोई ज्यादा प्रोविंसेस नहीं है, छोटा सा देश है। ओके, सबसे बड़ा उसमें बलूचिस्तान ही है जो हमेशा न्यूज में चलता है। ग्वादर करके जो पर्टिकुलर इनका पर्टिकुलर पोर्ट है जो आपका चाइना मिलके बना रहा है, वो इस बलूचिस्तान प्रोविंस में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान के बाद उनका पंजाब है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा यही है। उसके बाद पंजाब के बाद आपका सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो आपका खैबर पख्तूनख्वा आता है। ये एक ऑटोनॉमस ट्राइबल रीजन भी है, बिकॉज इसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। देन देयर इज अ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी करके एक रीजन है इनका। दिस इज जस्ट लाइक हमारा जो एनसीआर रीजन है उसी तरह से इस्लामाबाद है, बट इस्लामाबाद इज इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस। ओके, एक पंजाब इंडिया में, एक पंजाब इनका भी है। ओके, इसके बाद इनका सिंध पर्टिकुलर प्रोविंस है। देन फाइनली इनका गिलगित बल्तिस्तान करके भी प्रोविंस है। करंटली जो ये हिजबुल मुजाहिदीन है आपका और आपका जो जैश ए मोहम्मद है, इनके मेन टेरर कैंप्स गिलगित बल्तिस्तान में थे, अब वो उसको शिफ्ट करे खैबर पख्तूनख्वा में। जो ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पहले से आपका टेरर कैंप्स के लिए यूज किया जाता था अफगानिस्तान के लिए, जब रशियन ऑक्यूपेशन था, और बाद में तालिबान को हेल्प करने के लिए भी यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता था। बट अब वहां पे वो स्पेस भी अवेलेबल है, उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो जियोग्राफी है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, बिकॉज वो वहां पे बहुत इजीली उनको छुपाने में हेल्प करता है। तो इन्होंने डिसाइड करा है गिलगित नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा पर्टिकुलर टेरर कैंप हम स्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये 4 1 2 3 4 उनके आपके 4 इनके स्टेट्स हैं और एक ही गिलगित बल्तिस्तान है। बिकॉज आपका जो पीओके है हमारा, हम जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ओनली। ओके, तो अगर इस मैप के अंदर में भी आप देख रहे हो, करीब करीब जो ये पर्टिकुलर रीजन आपको दिख रहा है, ये रेड जो मैंने कर दिया है, दिस इज इंडियाज पीओके। ओके, या फिर ये पूरा ही पीओके ही, एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान है ये पीओके है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक रीजन का नाम रखा हुआ है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जबकि आजाद कुछ नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर आपका पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर में ही है। तो ये अलग से बनाया हुआ, दिस ऑल्सो इंडिया कंसिडर एज पार्ट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर ओनली। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोविंस है ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से कहां शिफ्ट करा जा रहा है, उसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में शिफ्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। पाकिस्तान टू शेयर न्यूक्लियर डेटरेंट विद सऊदी अंडर न्यू पैक्ट। तो ये अपडेट है, कल का न्यूज आपने अगर ऐसे देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पाकिस्तान और आपके सऊदी अरेबिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करा, जिसके अंदर में आपका एक नेटो की जैसे आर्टिकल 5 था, जैसे नेटो का आर्टिकल 5 था, वैसा एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करा है जिसमें एन अटैक ऑन वन, और अटैक वर्ड की जगह अग्रेशन वर्ड यूज करा है। यानी कि अगर कोई अटैक करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ऊपर पे, तो यहां पे अगर कोई अटैक अग्रेशन होता है, द अदर कंट्री इज गोइंग टू कम हेल्प द कंट्री अंडर अटैक। मतलब कि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान हेल्प करने आएगा, पाकिस्तान पे अटैक हुआ किसी भी तरह का तो यहां पे सऊदी अरेबिया हेल्प करने आएगा।
ओके तो यहां पे ये पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करा गया और इसके अंदर में कल एक इंटरव्यू चल रहा था वहां के डिफेंस मिनिस्टर का। वैसे तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर बोलते बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कल यहां पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि अगर सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स इट देन पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोवाइड इट्स न्यूक्लियर वेपन। तो यहां पे न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो वर्ड यूज किया जाता है या न्यूक्लियर डेटरेंट के लिए यहां पे पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोवाइड इट टू सऊदी अरेबिया ऑल्सो। ओके सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि अगर आप यहां पे न्यूक्लियर हेल्प के लिए रेडी हो जाते हो तो अब ये कहा जा सकता है कि वेस्ट एशिया के अंदर में जहां पे अभी तक सिर्फ इजराइल इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेट, नाउ सऊदी अरेबिया ऑल्सो हैज अ न्यूक्लियर डेटरेंट विद इट। ओके तो यहां पे ये पर्टिकुलर न्यूज में एडिशन कर लेना। कल की न्यूज में जो आपने अगर म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लिखा है तो उसके अंदर में ये भी ऐड कर लेना कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंदर में इवन न्यूक्लियर डेटरेंट या न्यूक्लियर वेपन्स वुड बी प्रोवाइडेड टू सऊदी अरेबिया बाय पाकिस्तान। ओके सो दिस इज द न्यूज, इसको ऐड कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज देख लेते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक दो अच्छी न्यूज है। अलंट वोटर डिलीशन हाउ नेम्स कैन बी रिमूव फ्रॉम रूल्स। तो आपका कर्नाटका के अंदर में एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहां पे राहुल गांधी ने क्लेम करा था कि बहुत सारे जो जेन्युइन आपके वोटर्स हैं उनके नाम को डिलीट करा जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर इशू क्या है, और बेसिकली यहां पे कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 6018 ऐसे वोटर नेम्स वर एलिजिबली टारगेटेड जो राहुल गांधी ने क्लेम करे अपने पर्टिकुलर एलिगेशंस के अंदर में कि इनके नाम को डिलीट किया गया था और दे वर फाइल्ड विदाउट वोटर्स नॉलेज, कि किसी ने क्लेम कर दिया इलेक्शन कमीशन के पास जाके कि ये जो पर्टिकुलर लोग है 6081 दीज आर ऑल इनएलिजिबल पर्संस जिनका वोटर लिस्ट के अंदर में नाम है। ओके तो इस पर्टिकुलर वोटर डिलीशन के अंदर में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया के अंदर में अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो क्या उसको रिमूव किया जा सकता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या है। ओके तो हम सारी चीज को यहां पे समझ लेंगे। ओके तो ऑब्वियसली अगर यहां पे वोटर डिलीशन किया गया है यानी कि देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर क्या है, तो यहां पे फॉर्म 7 बताया हुआ है। तो आपका जो भी पर्टिकुलर ईसीआई के पास में वोटर लिस्ट का पावर आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950। अगेन आरपीए 2 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 है, एक 1950 का, एक 51 का है। 50 के अंदर में आप कह सकते हैं प्रोसीजरल जो ईसीआई की पावर्स हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने के, वो 50 में गिवन है। और 51 के अंदर में जो राइट्स होते हैं वोटर्स के, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज होती हैं कैंडिडेट्स की, एक इलेक्टर्स की, वो सब आपके 51 में प्रोवाइडेड है। ओके तो आरपीए 1950 का सेक्शन 22 है जो ये कहता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होंगे उनके पास में पावर होगी टू करेक्ट और डिलीट नेम्स इन रोल। तो जो इलेक्टोरल रोल है या वोटर लिस्ट है, उस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट के अंदर में अगर मुझे कोई नाम का करेक्ट कराना है, डिटेल्स करेक्ट करानी है या किसी का नाम डिलीट कराना है, तो उसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स होंगे दे हैव बीन एम्पावर्ड टू डू। ओके और यहां पे उनके ग्राउंड्स क्या होते हैं डिलीशन के लिए, तो इन केस अगर कोई क्लेम करता है कि ये पर्सन की डेथ हो गई है या फिर कोई क्लेम करता है कि अब ये आपका रेगुलर या नॉन रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नाउ ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। थर्ड इज ही इज नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर दैट पर्सन जिसका नाम ऐड करा गया है वो अभी 18 प्लस नहीं हुआ है। तो अगर ये ग्राउंड्स फुलफिल होते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो पर्टिकुलर ईआरओ है वो नाम डिलीट कर सकता है। ओके बट डिलीशन करने से पहले ईआरओ को इंक्वायरी होल्ड करनी पड़ेगी, नोटिस इशू करना पड़ेगा और फिर इलेक्टर को एक चांस देना पड़ेगा रिस्पॉन्ड करने का। यानी कि प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है कि अगर ईआरओ के पास में ऐसे कोई रिक्वेस्ट आती है तो वहां पे ईआरओ एक इंक्वायरी करेगा, नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को और उसके बाद में उस इलेक्टर को रिस्पॉन्ड करने के बाद ही वो करेगा। ओके अब यहां पे इशू ये होता है कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑनलाइन करते हैं तो हमारे कुछ लूप होल हो जाते हैं। अब अगर हर कोई ही अपने सही मन से काम करे तो ऐसा इशू क्यों, बट पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा गंदे मन से काम करती है वो बेसिकली इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यहां पे एलिगेशन ये है कि, या राहुल गांधी एलिगेशन ये करा है कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के जो वोटर्स से उनके फॉल्स क्लेम्स यहां पे फाइल कर दिए।
ओके अब फॉर्म 7 का मैकेनिज्म क्या है? अब जो फॉर्म 7 है ये आप इन पर्सन जाके भी भर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इसको फिल करने का ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके तो इलेक्टोरल रूल्स के अंदर में इसका फॉर्मेट प्रोवाइडेड है। इसके अंदर में कोई भी वोटर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में फॉर्म 7 फिल कर सकता है टू डिलीट देयर ओन नेम और ऑब्जेक्ट टू अनदर इलेक्टर्स। यानी कि इसमें क्या है कि अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर है उसको लगता है कि किसी का नाम गलत ऐड है, या उसको लगता है कि यार मैं तो अब यहां रहता ही नहीं हूं, मैं कहीं और रहता हूं, तो वो फॉर्म 7 फिल कर देगा और ईआरओ को सबमिट कर देगा। ओके रीजंस वही रहेंगे, डेथ है, अंडर एज है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया कोई पर्सन, ऑलरेडी इनरोल्ड एल्सवेयर या नॉट एन इंडियन सिटीजन, इन ग्राउंड्स के ऊपर पे करा जा सकता है। ओके अब यहां पे सिस्टम गैप्स क्या है? तो लेट से अगर मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर रहा हूं, कोई भी फिल कर सकता है, तो मैंने अगर कोई फॉर्म फिल करा तो फिल करने के टाइम में, सबमिशन के टाइम में कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं आधार की कॉपी दे रहा हूं, मैं वोटर आईडी का वो दे रहा हूं, है ना, ये सब रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है। ठीक है दूसरा क्या है, अब लेट से कि अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे, अब तो इस लूपहोल को उन्होंने सही कर दिया है, पर पहले क्या था कि अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक पे जाओगे तो जिस पर्सन का मुझे नाम डिलीट करना है उसका तो मैंने वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर कर दिया, एपिक का फुल फॉर्म लिख के दे दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, एपिक नंबर मैंने उसका लिख दिया, और मैंने क्या करा, मेरा जो पर्टिकुलर फोन नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है तो एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड तो मैंने उसका डाल दिया नंबर, तो जिसका मुझे डिलीट कराना है, और फोन नंबर मैंने दे दिया। अब यहां पे मैंने प्रोसेस तो बनाया कि ईआरओ जो है वो इंक्वायरी करेगा, नोटिस इशू करेगा और गिव इलेक्टर अ चांस टू रिस्पॉन्ड करेगा। ऑनलाइन के अंदर में यहाँ पे रिस्पॉन्स या अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड क्या हो जाएगी कि ये जो नंबर दिया है मैं उस पर कॉल करूंगा। अब ईआरओ को मैंने जो एपिक नंबर दिया है, ईआरओ मुझे कॉल करेगा उस पर्सन को जिसने एक फॉल्स क्लेम फाइल करा है, और उस फॉल्स क्लेम वाला क्या बोल देगा कि हाँ जी मैं अब यहाँ रहता ही नहीं हूं, मेरा नाम डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम को डिलीट करने की कोशिश करेगी। दिस इज द एलिगेशन। अब ये लूपहोल जो है ये एक्सप्लॉइट करा गया अलान के अंदर में, और अब जो पर्टिकुलर ईसीआई वो क्लेम कर रही है कि इसको हमने ईआरओ इंक्वायरी के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लिया था और अब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिगेशन, इट्स अ बिग एलिगेशन, बिकॉज अगर वहां यूज हुआ है तो अगर आपको मॉडस ऑपरेंडी पता है कि भाई कैसे काम होता है तो आप इसको मिसयूज कहीं और भी कर सकते हो। बट ये जो पर्टिकुलर इशू है ये इशू है फॉर्म 7 के अंदर में जो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक आर्टिकल देख लेते हैं, व्हेन प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी, और स्पेसिफिकली जो टेरर रिलेटेड आपके लॉज है उनके लिए यूज किया जाता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज कि इंडिया के अंदर में जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है, वो इतना कम्बरसन है, इतना डिलेइंग है कि यहां पे जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो इटसेल्फ एक पनिशमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोर्ट में कोई केस फाइल करते हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर हियरिंग डेट दी जाएगी, उस हियरिंग डेट को आप जाओगे तो आपको नेक्स्ट हियरिंग डेट दी जाएगी, फिर आप नेक्स्ट हियरिंग डेट को जाओगे तो फिर उस दिन हो सकता है हियरिंग हो जाए बट पॉसिबली आपको एक और डेट दी जाएगी, उसके बाद थर्ड डेट पे जाओगे आप, फिर आपको एक और डेट दे दी जाएगी, और इस तरीके से आपको तारीख पे तारीख मिलती जाएगी। और उससे क्या होता है कि आपका जो वो प्रोसेस है जो आप जस्टिस के लिए गए थे वो अपने आप में पनिशमेंट है। अब ये पनिशमेंट और भी सिवियर हो जाता है जब कोई टेरर रिलेटेड पर्टिकुलर लॉ यूटिलाइज किया जाता है और गवर्नमेंट आपको टारगेट करना चाहती है, बिकॉज लाइक अ टेरर रिलेटेड आपका जो लॉ है सबसे बड़ा वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ यूएपीए। 1967 का ये एक्ट है, यूआपा एक्ट भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर लॉ को, और ये टेरर प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें इश्यू क्या है, देखिए वैसे तो हमारा जनरल लॉ ये है कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्यूज को यहाँ पे उसका क्वेश्चन आता है बेल का, क्या उसे बेल दे देनी चाहिए, उसे जेल में रखना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% केस के अंदर में उस पर्सन को बेल मिलनी चाहिए, और जेल एक्सेप्शनल केसेस में कि ये पर्टिकुलर पर्सन रन अवे हो सकता है, आपका भगोड़ा बन सकता है विजय माल्या की तरह, या फिर आपका एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकता है, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सिर्फ उन्हीं केसेस में आप यहाँ पे जेल में पुट अप करोगे। ओके बट यूएपीए के केसेस के अंदर में जो आपके टेरर रिलेटेड क्राइम्स क्रिमिनल लॉ होते हैं उसके अंदर में ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे रूल बन जाता है बेल इज द एक्सेप्शन एंड जेल इज द रूल। ओके तो ये पर्टिकुलर चीज हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, दिस आर्टिकल इज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट यूएपीए
कि यहाँ पे यूएपीए जो है ये गवर्नमेंट मिसयूज करती है टू बेसिकली टारगेट एनीवन व्हिच इज स्पीकिंग अगेंस्ट देम, या जो कभी आगे जाके थ्रेट बन सकता है। और यहाँ पे द इशू इज ऑफ उमर खालिद, जो अभी आपके पर्टिकुलर जेल में पिछले कई सालों से बंद है। आपके जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसके अंदर में ही इज वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर, ही इज एज पर दिल्ली पुलिस ही इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉन्स्पिरेटर। और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो उनकी जो बेल है, उनकी पर्टिकुलर बेल की रिक्वेस्ट को बार बार यहाँ पे रिजेक्ट करती ही जा रही है। ओके, और उससे उनका जो ट्रायल है वो बार बार डिले होता जा रहा है। तो इसमें इशू क्या, स्ट्रक्चरल फ्लॉ है इसके अंदर में, यूएपी के अंदर में, वो है क्या? तो लाइक आई टोल्ड यू कि यूजुअली बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर पे होता है कि भाई आप प्रूव करिए कि इस पर्सन ने क्राइम करा है। बट यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ऑन द एक्यूज। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में नहीं चलता है, इवन बेल हेयरिंग के अंदर में भी अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको प्रूव करना है कि ही इज नॉट गिल्टी, यानी प्रोसिक्यूशन के ऊपर पे कोई बर्डन ही नहीं है। मोर ओवर यूएपीए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है कि उसके अंदर में आपको जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कंप्लीटली डिस्चार्ज करना है, विच मीन्स कि अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि आप उस क्राइम में या कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रोसेस ही है, ये पनिशमेंट बन जाता है। और गवर्नमेंट या पुलिस को डिले करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स यूज करती है, जो हमें इस आर्टिकल में समझ में आता है कि वो एक चार्जशीट बनाएंगे वॉल्यूमस, बहुत बड़ी 1000 पेज की चार्जशीट होगी। अब चार्जशीट को पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप मान के चलिए 4-5 महीने 6 महीने तो आपके चार्जशीट को समझने में, फिल करने में और उस हेयरिंग में ही निकल जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, पुलिस मल्टीपल सप्लीमेंट्री चार्जशीट, वो चार्जशीट के अंदर में विद टाइम एवरी हेयरिंग जब आपके 6 महीने होंगे उसके अंदर में और कुछ ऐड कर देगी। तो यू वुड ऑलवेज बी हैविंग मोर मटेरियल टू गो थ्रू एंड टू बेसिकली काउंटर इट। तो आप अगर अपना जो पर्टिकुलर काउंटर है वो कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी ट्रायल है वो ईयर्स और ईयर्स के लिए डिले हो जाती है। अब यहां पे ये इशू को बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है अगर हम एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्रिएट कर दे। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज फ्रॉम द पैसेज नाउ, कि वो जो पर्टिकुलर आपका आर्टिकल है ये क्या बात कर रहा है। तो यहां लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, तो इसको अगर हम रिमूव कर दे तो वो इजीली हो जाएगा। कोर्ट रेयरली एक्नॉलेजेस फैब्रिकेटेड एविडेंस और डेलिब्रेट फ्रेमिंग। तो यहाँ पे कोर्ट एक्नॉलेज ही नहीं करता है कि जो पर्टिकुलर एविडेंस यहाँ पे पेश करे जा रहे हैं वो आपके फैब्रिकेटेड है, ये झूठे एविडेंस है आपके, तो इनको कंसिडर नहीं करता है कोर्ट। ना ही कि फ्रेमिंग ही इस तरह से करी गई है कि इस पर्सन को बेल ना मिल सके, इनको एक्नॉलेज नहीं करा जाता है। दूसरा कि जो कंपनसेशन होना चाहिए कि अगर किसी को मैं अननेसेसरी जेल में पुट करता हूं, इट इज ऑलमोस्ट नेवर ग्रांटेड। कभी नहीं होगा कि अगर किसी गलत केस के अंदर में आपको पुलिस ने बहुत टाइम तक जेल में रखा है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन करा जाए। एंड एट द सेम टाइम आई वुड गो टू द एक्सटेंट टू से कि कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए एंड शुड बी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ दोज हु आर रिस्पांसिबल फॉर योर प्रोलॉन्ग्ड कार्सिरेशन। ओके, एंड थर्ड इज पुलिस और ऑफिशियल्स इसको मिसयूज ही करते रहते हैं एंड दे फेस नो अकाउंटेबिलिटी। तो अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो कि यू आर रिस्पांसिबल, अगर ये पर्सन का गलत केस है तो ये यूएपी का मिसयूज मैं रोक सकता हूं। ठीक है, इसके बाद इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से पॉलिटिकली वेपनाइज किया जा रहा हो। यूएपीए 67 में आ चुका था, 2008 के अंदर में इसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करा गया था, और चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने इसको पॉलिटिकली वेपनाइज किया है। पहले हमारे ऐसे टेरर लॉस से टाडा था, एक पोटा था, ऑल्दो इनकी जो हिस्ट्री इट्स वेरी स्मॉल, ये 10 साल रहा था, ये आपका 2 साल ही रहा था। बट इस पर्टिकुलर लॉस को हम रिमूव करने में, जो सिविल सोसाइटी वो रिमूव करने में यहाँ पे सक्सेसफुल रही, बिकॉज इसका जो पर्टिकुलर कन्विक्शन रेट था इट वाज लेस देन 1%। बट आप सोचिए कि आपको अगर टेरर एक्ट के अंदर में किसी ने पकड़ लिया है, अब एक बार आपके ऊपर पे एक लेबल लग गया टेररिस्ट का या एक एंटी नेशनल का, तो वो पर्टिकुलर लेबल रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। सो काउंटलेस लाइफ जो है वो आपकी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली जो ऑथर ही इज आर्ग्यूइंग फॉर अ पीपल्स मूवमेंट, की जैसे टाडा और पोटा के अंदर में हम उसको रिपील कर पाए थे, द डेमोक्रेसी वांट कि हम यहाँ पे भी इन पर्टिकुलर लॉस को यहाँ पे रिमूव करें, सो दैट हमारा जो एक फ्री स्पीच है उसको हम अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्पेशली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए, यहाँ पे हर इंडिविजुअल को गारंटी कर पाए। और जो पर्टिकुलर क्रिमिनल जस्टिस का प्रिंसिपल है, इट शुड बी रिवर्ट बैक टू बेल इज द रूल
and jail is an exception rather than jail is a rule and bail is an exception. ओके, तो ये पर्टिकुलर आपका हो जाएगा। इन एक्सप्रेस से एक और आर्टिकल देखते हैं हम, फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स अंडर स्ट्रेन एज पब्लिक डेट ट्रेबल्स इन 10 years। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और उसके अंदर में द रिपोर्ट इज नॉट रोजी फॉर अस। इसके अंदर में बहुत इश्यूज हैं एंड द मेन इशू इज कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है। एंड व्हाई देयर फिजिकल हेल्थ स्ट्रेन? तो फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आप पैसा कमाते कितना और खर्चा ज्यादा कितना करते हो। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स खर्चा बहुत ज्यादा कर रही हैं और गलत जगह पे कर रही है। तो सीएजी का एक गोल्डन बोरोइंग का रूल होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो गोल्डन बोरोइंग के रूल को यहाँ पे ब्रीच कर रही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इशू है ये उसी से डील करता है। तो यहाँ पे सीएजी रिपोर्ट ये बता रही है कि जो टोटल पब्लिक डेट है वो हमारा इन पर्टिकुलर स्टेट्स के केस के अंदर में 17,000 से इंक्रीज होके 59,000 इंक्रीज हो चुका है इन जस्ट 10 years। तो इतना ज्यादा हमारा टोटल पब्लिक डेट हो चुका है और इसके अंदर में स्टेट जो है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, आपको एक इंपॉर्टेंट नंबर बताता हूं कि जितना गवर्नमेंट कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स कमाती हैं, उसका कितना पर्टिकुलर हिस्सा डेट में, उनका डेट कितना है, कर्जा कितना है। तो ये पर्टिकुलर नंबर 16% है 2013-14 में। अब ये 10 साल के अंदर में 22.9 यानी करीब करीब 23%, यानी कि करीब करीब हर पर्टिकुलर सारी स्टेट्स का अगर हम यहाँ पे जीडीपी इंक्लूड करें उसका 23% उनका डेट है पूरा का पूरा। ओके, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर स्टेट्स की बात करी जाए तो कौन से वो स्टेट्स हैं जो टॉप पे हैं, कौन सा वो स्टेट है जो लास्ट है। तो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो देखें, जो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बेकार स्टेट फिजिकल हेल्थ में कौन सी है, तो फर्स्ट पे पंजाब है जो 40% डेट के अंदर में है, फिर नागालैंड है जो 37% है और फिर वेस्ट बंगाल है जो 33% है, विच इज अ वेरी बिग नंबर। यानी कि आप जो भी गवर्नमेंट अर्न करेगी, 100 रुपीज अर्न कर रही है, 40 रुपीज तो उसको कर्जे को चुकाने के लिए देना पड़ेगा, यानी करीब करीब उसके बाद सिर्फ 60 रुपीज बच रहा है। ओके, अब अगर लोएस्ट की बात करें तो यहां पे लोएस्ट आपका है उड़ीसा का, देन यू हैव महाराष्ट्र, देन यू हैव गुजरात। तो उड़ीसा जो है इट इज ऑन द लोअर साइड में है आपका उड़ीसा है जो सबसे बेकार फिजिकल हेल्थ देख रहा है। और यहाँ पे सीएजी क्या कह रहा है कि जो गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग है ये स्टेट्स वायलेट कर रहे हैं जहां पे इशू रेज होता है। तो गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग क्या होता है समझ लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग सिंपल सा है, इट सेज कि अगर किसी स्टेट को, किसी कंट्री को बोरोइंग करनी है, सो दैट बोरोइंग शुड बी फॉर बेसिकली कैपिटल पर्पसेस। तो अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको उल्टा रिटर्न देते हैं। सो इट इज अ गुड थिंग एंड एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी डूइंग डे टू डे एक्सपेंडिचर। वो के लिए मत करो, उसके लिए मत करिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मत करिए। इट शुड नॉट बी प्रमोटेड, दिस शुड बी प्रमोटेड, दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप सब्सिडीज दे रहे हो, आप सैलरीज पेंशन इंक्रीज कर रहे हो। ओके, तो ये सब नहीं करना है। तो गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग क्या कहता है कि भाई बोरोइंग करिए बट आपके पॉजिटिव काम के लिए करिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए करिए। ये तो अच्छा है, ये बुरा है। बट स्टेट्स क्या कर रही है स्पेसिफिकली, इवन जो सबसे हाईएस्ट पर्टिकुलर इस एफएचआई के अंदर में हाईएस्ट रैंक आ रही है जिनकी, वो पर्टिकुलर स्टेट्स क्या कर रही है, ज्यादा वो खर्चा कर रही है आपके इन डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे सब्सिडीज दे दी आपने पेंशन रेट्स बढ़ा दी है आपने उनकी, तो ये डे टू डे एक्सपेंडिचर आपको कम करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ज्यादा करना है। ओके, अब यहाँ पे एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आ जाता है, रैंकिंग सेम ही रहेंगी, लोएस्ट उड़ीसा की है, मतलब सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उड़ीसा का है और सबसे बेकार परफॉर्मेंस पंजाब का ही है। आप मुझे बताइए पब्लिश कौन करता है एफएचआई, बिकॉज हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो पर्टिकुलर स्टेट्स है उनको इन 5 इंडेक्सेस के ऊपर पे मेजर किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी रैंक क्या है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है आपका। अगेन एफएचआई के हिसाब से देखें तो एफएचआई कोई और देता है और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट की स्टेट दिखा रहा हूं ये सेम है, एफएचआई ने भी इसी टाइप की रिपोर्ट दी थी, ये सीएजी ने भी वही रिपोर्ट दी है। तो ये सीएजी का डेटा है और ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये एफएचआई का जो सेम है। फर्स्ट रैंक पे उड़ीसा ही है और लास्ट रैंक के ऊपर पे पंजाब ही। ओके, इसके बाद बिकॉज सीएजी इन्वॉल्व है, सीएजी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आर्टिकल 148 में मेंशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, हु इज द करंट सीएजी, एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं इसके अलावा, हु इज द करंट सीएजी, व्हाट इज द सीएजी टेन्योर,
और रिटायरमेंट एज ऑल्सो, रिटायरमेंट क्या है और टेन्योर क्या है ये बता दीजिएगा, एंड प्लस हु वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ। ओके, एक न्यूज और देख लेते हैं। अगेन जो कल हमने टॉपिक्स किया था उससे रिलेट करके ही इसको ऐड कर लेना, कि कल हमने पढ़ा था कि आपका जो पाकिस्तान और चाइना है, दे वांट टू इंक्लूड बीएलए, और उनकी एक मजीद करके ब्रिगेड थी, उसको वो बेसिकली इंक्लूड करना चाहते थे इन द 1267 सैंक्शंस कमेटी लिस्ट। तो हिंदू में से पढ़ा था हमने वो। आज हमारा इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आया है कि उस पर्टिकुलर एडिशन को, डेजिग्नेशन जो करवाना था बलूचिस्तान के ग्रुप्स को टेररिस्ट के अंदर में, मजीद ब्रिगेड और बीएलए को, ये पर्टिकुलर जो बिड है इसको होल्ड पे कर दिया है फ्रॉम यूएस, यूके एंड फ्रांस। यूके, यूएस, फ्रांस ने काइंड ऑफ यहां पे इसको वीटो कर दिया करंटली कि बीएलए और जो मजीद ब्रिगेड है इसको हम अभी आपके 1267 सैंक्शन लिस्ट के अंदर में पुट अप नहीं करेंगे। अब इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका डिसीजन लेती है, और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कंसेंसस ऑफ ऑल 15 मेंबर्स, और यहां पे 3 मेंबर्स ने एग्री नहीं करा है, विच मींस कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज एन एडिशन टू यस्टरडे न्यूज, तो इसको ऐड कर लेना कि बीएलए और इसके पर्टिकुलर के मजीद ब्रिगेड के जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन था उसको यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया इन द कोर्ट। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल। बट रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का जो दिन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल शाम 5 बजे शार्प हम हमारा पर्टिकुलर जो जीके मैराथन है उसको इनिशिएट कर देंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं हु आर आल्सो इंटरेस्टेड, हु आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, ऑल्दो दे माइट नॉट बी क्लैट प्रेप स्टूडेंट, तो आप उनके साथ में भी ये चीज शेयर कर देना कि कल अगर उनका कोई बैकलॉग है, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो ये पर्टिकुलर इवेंट कल अटेंड कर सकते हैं। 5 से 10 चलेगा आपका, सो यू वुड बी फ्री फ्रॉम योर क्लासेस ऑल्सो। मेक श्योर कि संडे है तो उसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। योर एग्जाम इज वेरी नियर, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू बेसिकली स्प्रेड दिस मैसेज एंड यू योरसेल्फ शुड आल्सो अटेंड इट। मेक श्योर कि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो उनको बना लें। मोर ओवर, इसकी और जो इसमें जो बेनिफिट्स होंगे कल हम आपको उनको भी बताएंगे, और आगे जो प्लान किया जा रहा है वो सब भी इसी जीके मैराथन के टाइम पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, सो इस मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।